हेलो, वेलकम टू शिक्षा कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सॉल्व कर रहे थे ईयर 2025 का एग्ज़ाम पेपर। ये आरबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर है 2025 का। तो सेक्शन डी तो हमने इसका कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज से स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी, और सेक्शन डी इसका लास्ट पार्ट है। इसमें 18 से क्वेश्चन स्टार्ट है और 20 पे फिनिश है। और हर क्वेश्चन में एक ऑप्शनल क्वेश्चन दे रखा है कि हम या तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर दूसरा वाला जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। तो हम अभी तो प्रिपरेशन करने के लिए इस एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो दोनों ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है, फिर इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:3:1। यानी एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर्स पी क्यू आर हैं और वो अपने प्रॉफिट को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही साथ नोट पैड भी ओपन कर लेते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा और बेटर अच्छे से समझा पाऊँ। तो क्वेश्चन में गिवन था फर्म के अंदर कौन कौन है। फर्म के अंदर पी है, क्यू है और आर है, और अपने प्रॉफिट को वो 2:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर पी रिटायर्स। फर्म छोड़ के कौन जा रहा है? ये जो पी है वो फर्म छोड़ के जा रहा है। आफ्टर सेलिंग हिज शेयर टू क्यू एंड आर, और अपने हिस्से को वो किसको दे के जा रहा है? क्यू और आर को सोल्ड करके जा रहा है। अब क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि पी का खुद का हिस्सा कितना है। तो पी का खुद का हिस्सा हुआ इसके अंदर 2/6। तो ये 2/6 हिस्सा किसको दे के जा रहा है? क्यू को और आर को दे के जा रहा है। बाकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। क्यू एंड आर फॉर 80,000, और कितने रुपए के अंदर इसको सोल्ड आउट कर रहा है? वो 80,000 रुपीज़ के अंदर इसे वो सोल्ड आउट कर रहा है। आउट ऑफ विच 30,000 being paid by Q and 50,000 by R, जिसमें से P तो क्या पे करता है? यानी 80,000 में से P तो पे करता है 30,000, और यहाँ पर जो Q है, सॉरी P नहीं है इसमें, Q पे कर रहा है और एक R पे कर रहा है। तो Q पे करता है 30,000 और R पे करता है इसके अंदर 50,000 रुपीज़। और इन्फॉर्मेशन गिवन है इसमें द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर आफ्टर पी's रिटायरमेंट 1,20,000। और जब पी फर्म छोड़ के चला जाता है तो फर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो 1,20,000 रुपीज़ होता है। 1,20,000 रुपीज़ बन जाता है। और हमें इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, यानी P&L रेशो कैलकुलेट करना है नया वाला। एंड पास एंट्रीज फॉर सेल्स के लिए एंट्री पास करनी है ऑफ शेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो दे रखा है 1,20,000, उसे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसकी जनरल एंट्री पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है एक हाई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे हर तरह के एग्ज़ाम में 3 तरह के क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला इजी लेवल के कि हर तरह के बच्चे कर पाएँ, फिर मिडिल लेवल के कि थोड़े से इंटेलिजेंट बच्चे कर पाएँ, और ये क्वेश्चन जो है सुपर इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट होते हैं ये उनके लिए है। अब आरबीएसई बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया ज़रूर है, लेकिन आरबीएसई बोर्ड की बुक्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। एनसीईआरटी पैटर्न के अंदर जो बुक्स है उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं मिलने वाले। आपको सीबीएसई बोर्ड के अंदर इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया, अब हम इसे करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और क्वेश्चन है ये रिटायरमेंट का या फिर डेथ का भी बोल सकते हैं, है ना। रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, तो रिटायरमेंट के क्वेश्चन के अंदर जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हम लेते हैं हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो प्लस गेनिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो तो हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर, अभी हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, गेनिंग रेशो की। तो हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर। गेनिंग रेशो, अब देखो हमें ये तो पता है कि जो पार्टनर्स फर्म छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा कितना है, उसका हिस्सा है इसके अंदर 2/6। उसका हिस्सा है देखो यहाँ पर 2/6, ठीक है। और इसको किस तरह से परचेज किया जा रहा है, यानी 2/6 हिस्सा क्यू और आर परचेज कर रहे हैं और उसके लिए वो अमाउंट पे कर रहे हैं। तो किस पार्ट के अंदर वो परचेज कर रहे हैं, इसी पार्ट के अंदर जो वो पेमेंट कर रहे हैं उसी रेशियो के अंदर परचेज कर रहे हैं। तो ये जो अमाउंट का हमें रेशियो गिवन है इसी रेशियो के अंदर वो उसे परचेज कर रहे हैं। और वो रेशियो निकलता क्या है, इनकी 0 हटा दें तो 3:5, यानी रेशियो हुआ 3:5। यानी 2/6 का 3/8 तो चला जाता है क्यू के पास, और 2/6 का 5/8 वो चला जाता है आर के पास। बस यही चीज़ समझने वाली है कि वैसे जनरली आपका क्वेश्चन के अंदर रेशो ही गिवन होता है, बस इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है अमाउंट। तो अमाउंट का ही रेशो आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो गेनिंग रेशो निकालते हैं, देखो अपन क्यू के लिए और आर के लिए। तो पी का पार्ट कितना था, पी का पार्ट था 2/6। नेक्स्ट क्यू कितना पेमेंट कर रहा था 30,000, उसका रेशो क्या बन रहा था 3, तो मल्टीप्लाई बाई 3/8। इसी तरह से आर कितना पेमेंट कर रहा था 50,000 और उसका रेशियो क्या बन रहा था 5, यानी 5/8। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6/48 और ये हो जाएगा 10/48। आगे भी सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। ये हो जाएगा अपने पास 6 × 6 और 6 × 8 = 48। इसी तरह से हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 से डिडक्ट हो जाएगा तो 2 × 5 = 10 और 2 × 2 = 4 और 2 × 8 = 8, यानी 5/24। तो ये तो हमारे लिए अभी हो गया गेनिंग रेशो, ठीक है। अब हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो जिसके अंदर प्लस करना पड़ेगा गेनिंग रेशो। ओल्ड रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन है और ओल्ड रेशो हमारे पास है 3:, नहीं ओल्ड रेशो हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर, देखना पड़ेगा क्वेश्चन में 2:, 3:1, ये हमको गिवन है ओल्ड रेशो। अब देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये पी का, ये क्यू का और ये आर का। पी तो फर्म से चला ही गया और जो फर्म से चला गया उसको हम हटा देते हैं, तो इसको हमने हटा दिया, यानी क्यू का रेशो क्या हो गया 3 और आर का रेशो क्या हो गया 1, और प्लस कर देंगे गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो जस्ट अभी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किए ही थे, तो अब इसको हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो Q और R का जब हम न्यू रेशो निकालेंगे तो Q का सबसे पहले ओल्ड रेशो लेते हैं। ओल्ड रेशो क्या है 3, तो 3/6। अब इसके अंदर यही चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे अभी रेशो था अपने पास 3:1 बचा, क्योंकि रेशो तो ये था ना 2:3, 3:1, इसमें से इसको हटा दिया तो हम रेशो यहाँ पर ले रहे हैं 3:1। तो यहाँ पर आप इनका एडिशन मत लिख देना,
यानी 3/4 और 1/4 नहीं कहलाएगा। इंक्लूड हम इन तीनों को करके चलेंगे ओल्ड रेशो जब हम लिखेंगे तो, यानी 3 और 2 और 1 इन सब का टोटल 6 होता है, तो 6 का ही डिवाइड जाएगा। तो ये समझने और सीखने वाली चीज़ है। तो 3/6 ये हो गया। नेक्स्ट फिर ऐसे अगले का भी लिख देते हैं। अगले का क्या हो जाएगा 1/6। अगले का यहाँ लिखते हैं 1/6 प्लस कर देते हैं फिर हम इसके अंदर गेनिंग रेशो, और गेनिंग रेशो चेक करते हैं पहले वाले का, ये रहा 1/8। इसके अंदर लिख देते हैं यहाँ पर 1/8। फिर इसी तरह से दूसरे का देख लेते हैं। दूसरे का है 5/24, ये हो गया 5/24। इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 48। अच्छा है तो एलसीएम इसका और ठीक करके लिख सकते हैं 24, क्योंकि 24 में इसका और इसका दोनों का डिवाइड चला जाएगा। बाकी आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो भी आंसर आ जाता है। तो अभी 24 ले लिया। ऐसे ही जब हम इनका एलसीएम लेंगे ये भी 24 आएगा। 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24, तो 4 जाए ना, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो 4 3 जा 12 प्लस फिर 8 का डिवाइड कर दो इसके अंदर 24 के अंदर, 8 3 जा 24। सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 15/24। इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 प्लस 24 1 जा 24, 24 1 जा 24 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी +5, यानी 9/24। डिनोमिनेटर इक्वल है 24, इनको कैंसिल कर दो और आंसर आया 15:9। तो ये हमारा हो गया न्यू रेशो। और भी डिडक्ट हो सकता है तो इसको और डिडक्ट कर देते हैं। 3 से डिडक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, यानी आंसर हुआ 5:3। तो जो पहला वाला इसमें क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा था, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये यहीं नहीं रुकना, इसके आगे भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और वो क्वेश्चन है पास एंट्रीज फॉर सेल्स ऑफ शेयर्स, यानी जो सेल्स किया गया उसकी भी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो वो एंट्री हम कर देते हैं यहाँ पर। एंट्री होती है इसकी, देखो बेसिक एंट्री इसकी हम बना सकते हैं। जो बंदा छोड़ के गया उसे सबसे पहले लिख दो, यानी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो बंदे रह गए उनको नीचे लिख दो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी अगर एक बेसिक एंट्री बनाए तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब रिटायर कौन हो रहा है हमें पता है P, और रिमेनिंग फिर बच कौन रहे हैं Q और R। तो इसकी जनरल एंट्री यहाँ लिख देते हैं, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन कौन बच गया, क्यूज कैपिटल अकाउंट, और कौन बच गया आर्स कैपिटल अकाउंट। इसको मैं हटा देता हूँ, जगह कम पड़ जाएगी। और इनके जो अमाउंट है वो लिख देते हैं। क्यू क्या पेमेंट कर रहा था 30,000 और ये पेमेंट कर रहा था 50,000, और टोटल अमाउंट क्या आ रहा था 80,000। ठीक है, नरेशन भी लिखने की आदत आप डाल लेना एग्ज़ाम के अंदर। तो नरेशन हो जाएगी 4
rupees share in the firm purchased by Q and R for 80,000 in the ratio of 30,000 50,000, ये तो रेशो होगा जो पेमेंट किया, तो ये एंट्री हो गई। यानी जो सेकंड वाला क्वेश्चन था हमने वो भी सॉल्व कर लिया। पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर सेल्स ऑफ शेयर्स। लेकिन ये एक एंट्रीज और पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन पे आप क्या एंट्री करोगे? तो प्रॉफिट क्वेश्चन में हमें गिवन था, प्रॉफिट कह रहा है कि 1,20,000, और कब? आफ्टर पी's रिटायरमेंट, पी के रिटायरमेंट होने के बाद में। तो देखो सबसे पहली बात, नॉर्मल प्रॉफिट की एंट्री जो बेसिक एंट्री होती है वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए हमारे पास P&L अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स। जो बच गए हैं वही तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कौन बच गया? क्यूज कैपिटल अकाउंट, और कौन बच गया था? आर्स कैपिटल अकाउंट। टोटल प्रॉफिट यहाँ लिख देते हैं 1,20,000, और इस 1,20,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट किस में करना पड़ेगा? न्यू रेशो में। और न्यू रेशो आप ध्यान करो, हमने फाइंड आउट किया था तो वो आ रहा था 5:3, यानी 5:3 के अंदर हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 5:3 के अंदर। तो 5 और 3 का जब हम टोटल लगाएंगे वो 8 आएगा, 8 का हम डिवाइड कर देंगे 1,20,000 के अंदर, तो ये हो जाएगा 8 कम 8 बचे 4, 8 पंचे 40, 15,000। 15,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 15,000 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 75,000, और जब 15,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 3 45,000, और जब हम इनका टोटल लगाएंगे तो वापस से ये आ जाना चाहिए, ठीक है। इसकी भी मैं नरेशन लिख देता हूँ। नरेशन हो जाएगी फॉर प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड in new ratio between न्यू पार्टनर्स और रिमेनिंग पार्टनर्स। देखो नरेशन डिफरेंट हो सकती है हर स्टूडेंट की और हर टीचर की। आप बस ये ध्यान रखना कि जो भी जर्नल एंट्रीज की गई है वो जर्नल एंट्रीज क्यों की गई है उसका ही कारण आपको यहाँ पर नरेशन के अंदर लिख देना है। मतलब वही बात आपको इंग्लिश के अंदर लिख देनी है तो वो नरेशन बन जाएगी। बस आप 4 या फिर बीइंग से स्टार्टिंग जरूर कर लेना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो थर्ड पॉइंट पूछा था हमने वो भी कर लिया। क्वेश्चन लेवल का है देखो, और देखो ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप ये सॉल्यूशन देख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में ना आए, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना और किसी चीज़ को अच्छे से समझाना उसमें डिफरेंट होता है। तो आप अपनी स्टडी जब बहुत अच्छे से करेंगे, एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज़ें भी समझ में आने लगेंगी। तो आप पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो ऑप्शन के अंदर है उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर तो वो 18 ही चल रहा है, और जो ऑप्शन के अंदर हमें दे रखा है और या फिर अथवा वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है, सुमेश, नीलम एंड गायत्री आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द 3:2:1। तो 3 पार्टनर्स हो गए, सुमेश, नीलम एंड गायत्री। रेशो 3:2:1 हो गया। गायत्री रिटायर, वही रिटायरमेंट का क्वेश्चन। गायत्री फर्म छोड़ के जा रही है। एंड कैश इज पेड टू गायत्री।
गायत्री को पैसा दिया जा रहा है। तो जो फर्म छोड़ के जाएगा तो वो अपना पूरा हिसाब करके जाएगा, तो उसको पैसे देगी फर्म। देयर एडजस्टेड कैपिटल ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 60,000, 80,000 एंड 60,000। तो ये लास्ट वाली है ना गायत्री, गायत्री को पैसा कितना दिया जाना है, 60,000 रुपीज़। कैश बैलेंस वाज 40,000 इन द बैलेंस शीट, और हमारे पास कैश कितना रखा हुआ है, 40,000। देखो यहीं पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया क्वेश्चन। सबसे पहली बात हमें देखना है बैलेंस शीट में क्या कैश है। बैलेंस शीट में हमें कैश गिवन है 40,000, ठीक है। नहीं, यहाँ से शुरू नहीं करते, हम इसको शुरुआत करते हैं कि गायत्री को क्या देना है। गायत्री को हमें देना है 60,000, ठीक है। बैलेंस शीट में कितना कैश है हमारे पास, बैलेंस शीट में कैश गिवन है 40,000, तो हमें 40,000 दे देने चाहिए इसको, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैश बैलेंस इज टू बी कैप्ट ऑफ ₹20,000, यानी 20,000 बचा के रखने हैं। यानी ये जो 40,000 रुपये है ना, ये 40,000 पूरे के पूरे नहीं देने, हमें इसमें से 20,000 रुपये बचा लेने हैं। और जब 20,000 हम बचा लेंगे, यानी हमारे पास यूज़ करने के लिए कितने हैं, केवल 20,000 ही हैं। तो 20,000 ही आप इसको दे पाएंगे, तो बाकी का पैसा तो देना पड़ेगा ना, 40,000 रुपये, उसका आपको यहाँ पर अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो वो अरेंजमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन, है ना। तो मेरे हिसाब से ये जो कहानी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी ना। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो गायत्री को पेमेंट करना है 60,000 रुपीज़, और फर्म के पास है केवल 40,000 रुपीज़, जिसमें से 20,000 रुपये हमें बचा के रखने हैं। यानी 40,000 रुपये एस और एन को P&L रेशो में अरेंज करना पड़ेगा। यानी ये जो 40,000 रुपये हैं वो किसको अरेंज करना पड़ेगा, एक तो सुमेश को और किसको, नीलम को। और किस रेशो के अंदर अरेंज करना पड़ेगा, वो अरेंज करना पड़ेगा P&L रेशो के अंदर। तो P&L रेशो इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो P&L रेशो निकालते हैं, देखो इसका। ये हम निकालते हैं। सबसे पहली बात, अरेंजमेंट कितने रुपए का करना है, 40,000 का। तो ये अरेंजमेंट हो गया सुमेश का, और ये अरेंजमेंट हो गया नीलम का। रेशो तो हमें पता है ही, 3:2:1। ये सुमेश है और ये नीलम है, ठीक है। तो रेशो देख लो इनका, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 2/5। सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आएगा 5×8 = 40, 8×3 = 24,000, 24,000। ऐसी सेम इसको 5×8 = 40 और 8×2 = 16,000। यानी इस तरीके से वो अरेंज करेंगे। यानी सुमेश अरेंज करेगा 24,000 रुपये, और जो नीलम है वो अरेंज करेगी कितना, 16,000 रुपये। और इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द एक्चुअल कैश टू बी पेड, यानी कितना कैश पेड किया जाएगा। पेड तो किया जाएगा 60,000 है, क्योंकि गायत्री का अमाउंट बन रहा है ना 60,000, तो उतना ही पे किया जाएगा। पेड और बॉट इन बाई रिमेनिंग पार्टनर्स एंड गिवन नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो इसकी मैं आपको जनरल एंट्रीज भी बताऊंगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मैं इसका आपको बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पूछ सकते थे। तो ये कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से पैसा ये अरेंज किया हुआ है ना। अब देखो, जैसे अगर अपन इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, यहाँ लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर लिख देते हैं तीनों के नाम, जो 3 लोग हैं इसके अंदर। पहला है सुकेश, फिर नीलम, फिर गायत्री। सुकेश, नीलम और गायत्री। बाकी इन्फॉर्मेशन तो आप फिलअप करना जानते होंगे। ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, डेबिट, यहाँ पर भी पर्टिकुलर।
सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस पीडी, जो पेमेंट करना है ना, बाई बैलेंस पीडी, और उनकी समायोजित पूंजी यानी एडजस्टेड कैपिटल कितनी थी 60 यहाँ लिख देते हैं 60,000, फिर अगले का 80,000 और ये गायत्री का जो पेमेंट करना था 60,000। ठीक है, नेक्स्ट अब पहले पेमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं टू कैश, फिर जो बैलेंस बचेगा उसको लिखेंगे हम बैलेंस सीडी। तो इसको तो पे करना पड़ेगा 60,000। ठीक है, बाकी का जो अरेंजमेंट करना है, तो अरेंजमेंट हमने क्या किया था, अरेंजमेंट हमने किया था ये वाला, तो ये पैसा तो फर्म के अंदर लाना पड़ेगा तब वो पेमेंट किया जाएगा। ठीक है ना, तो फर्म में लाने के लिए हम लिखते हैं बाई वाली साइड में, तो बाई कैश सुकेश क्या लेकर आया 24,000, और इसी तरह से नीलम क्या लेकर आई 16,000 रुपये। तो ये अकाउंट तो हमारा हो गया प्रिपेयर। टोटल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 84,000, ये हो जाएगा 96,000 और ये हो जाएगा 60,000। यहाँ पर 60,000, ये बैलेंस ट्रांसफ़र कर देते हैं 84,000 एंड 96,000। हालांकि अभी इस क्वेश्चन के अंदर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा नहीं है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एक छोटी सी इमेज आपके दिमाग में रहेगी, तो आप जनरल एंट्री बहुत आसानी से बना पाओगे। ठीक है, आप देखो, अब मैं इसकी जनरल एंट्री बनाता हूँ। एक एंट्री तो बनेगी यहाँ से, एक एंट्री तो बनेगी यहाँ से, कैश अकाउंट डेबिट टू एस यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी सीधी सी बात है, लेज़र के अंदर जो चीज़ें क्रेडिट होती हैं उन्हें जर्नल के अंदर डेबिट कर देते हैं, और लेज़र के अंदर जो चीज़ें डेबिट होती हैं उन्हें जर्नल के अंदर क्रेडिट कर देते हैं। अपोजिट करना पड़ता है ना, ये बात आपने 11th क्लास में सीख ली होगी। यानी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बेसिक एंट्री है। तो पार्टनर्स कैपिटल कौन, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू एंस कैपिटल। ठीक है, तो ये पहली जर्नल एंट्री होनी चाहिए जो क्वेश्चन पूछा है। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सुकेश कैपिटल अकाउंट और टू नीलम्स कैपिटल अकाउंट। तो सुकेश जी ला रही थी 24,000 और नीलम ला रही थी 16,000। टोटल पैसा कितना आ गया 40,000, क्योंकि 60,000 तो था पेमेंट करने के लिए, 40,000 हमारे पास रखा हुआ था बैलेंस शीट में, 20,000 बचा के रखना है, तो बाकी का 40,000 अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। तो ये 40,000 हमने इस तरह से अरेंज किया था। नरेशन भी लिख ही देते हैं, फॉर कैश BROUGST ब्रॉट यानी लाना, ब्रॉट इन बाई सुकेश एंड नीलम। ठीक है, इतना भी काफ़ी है, बाकी आप और लिखना चाहो तो इसको आगे बढ़ा दो। फॉर पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जिसका नाम लिख देते हैं गायत्री। तो ये जनरल एंट्री होनी चाहिए जो क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा था कि कितना अमाउंट लेकर आना चाहिए और कितना अमाउंट चला जाना चाहिए, है ना। देखो मैं वापस से बताता हूँ, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ कैश टू बी पेड, है ना, कितना कैश देना चाहिए, और ब्रॉट इन कितना आना चाहिए। तो पेड तो हमें 60,000 ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये लिखी ना एंट्री कैश वाली, तो एक एंट्री बनेगी यहाँ से, एक एंट्री बनेगी यहाँ से, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे करना पड़ेगा, गायत्री को। ठीक है, इसकी एंट्री कर देते हैं नंबर 2 के ऊपर। तो गायत्रीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, और पेमेंट तो इसको 60,000 ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसकी भी नरेशन लिख ही देते हैं, इसकी नरेशन हो जाएगी 4, तो पैसा पे करने की एंट्री है ना,
फॉर पेमेंट मेड टू गायत्री को जी सी लिख दिया, और लिखना चाहिए था ऑन रिटायरमेंट, फॉर पेमेंट मेड टू गायत्री ऑन हर रिटायरमेंट, उसके रिटायरमेंट के ऊपर हमने 60,000 रुपीज़ दे दिए। बस क्वेश्चन इतना ही पूछा था, इसका यही सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, और क्वेश्चन नंबर 19 है शेयर्स का क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं, पहले पढ़ते हैं समझते हैं। क्वेश्चन में गिवन है तुषार लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच payable as rupees 2.5 on application, 3 on allotment and 2 on first call and the balance on second and final call। तो बच कितना गया? टोटल 10 रुपीज़ का शेयर्स था, 10 रुपीज़ का शेयर्स था, 2.5 एप्लीकेशन पर, 3 अलॉटमेंट पर और 2 फर्स्ट कॉल पर। ऐड करेंगे 3 और 2 5, 6 7, 7.5, बचा कितना? 2.5, और ये 2.5 किसके ऊपर होगा? सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर, इसके ऊपर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड एक्सेप्ट द शेयर्स होल्डर हैविंग अप्लाइड फॉर 200 शेयर्स। यानी सबके ऊपर पैसे हमें मिल गए, केवल ये 200 शेयर जिसके पास थे उसने पैसे नहीं दिए। अब देखो क्वेश्चन में तो अप्लाइड लिखा हुआ है, लेकिन अभी अप्लाइड का और अलॉटेड का डिफरेंस करना है, यहाँ पर बेकार रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया नहीं कि ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन होता तो इस अप्लाइड के ऊपर फिर अपन गौर करते और हम अलॉटेड शेयर्स निकालते, लेकिन विदाउट इन्फॉर्मेशन हमेशा माना जाता है कि क्वेश्चन फुल्ली सब्सक्राइब्ड का है, यानी 200 शेयर्स मांगे होंगे तो 200 ही मिले होंगे, तो जितने मिलते हैं उसी से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। हु कुड नॉट पे फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन। वही जर्नल एंट्रीज करनी है। तो मैं बताता हूँ, देखो इसका सॉल्यूशन। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा तो इसका सॉल्यूशन आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे इसमें 19, तो यहाँ लिख देते हैं 19। अब देखिए सबसे पहली बात, परफॉर्मा आपको बनाकर चलना है ना, इसका फॉर्मेट बना के चलना है। तो फॉर्मेट मैं भी बना देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले हमें लिखनी पड़ती है डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर यहाँ पर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, लेकिन उससे पहले एलएफ भी लिखते हैं। फिर यहाँ पर डेबिट अमाउंट और यहाँ पर हम लिखते हैं क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो आप इस फॉर्मेट का ज़रूर मेंटेन करना है ना, और यहाँ पर फिर अपन एंट्री करते हैं। मैं थोड़ा सा फॉर्मेट मेंटेन ना करके, जिससे कि स्पेस थोड़ा हमें ज़्यादा मिल जाए एंट्री लिखने के लिए, आप समझ पाएँ। बाकी फॉर्मेट में लिखना है एग्ज़ाम में, इसका ध्यान रखना। तो सबसे पहली एंट्री हमें करनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितने शेयर्स थे वो चेक कर लो, 20,000 शेयर्स थे। 20,000 मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन के मनी 2.5, और जब 20,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 50,000, 50,000 रुपीज़। फिर आप लिख देंगे इसकी नरेशन, फॉर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। ये हो गई पहली एंट्री। फिर आप करेंगे दूसरी एंट्री, इसी अमाउंट को या इसी एंट्री के अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट वही 50,000 रुपीज़। नरेशन हो जाएगी फॉर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
नेक्स्ट करते हैं थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री होती है अलॉटमेंट की। इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। और शेयर्स के ऊपर वैल्यू क्या थी, 3 रुपीज़। तो 20,000 इंटू 3 करेंगे तो 60,000 आएगा। ये लिख देते हैं 60,000। और नरेशन हो जाएगी इसकी 4 इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट मनी ड्यू, यानी इतना पैसा मांगा जा रहा है कंपनी के द्वारा शेयर्स होल्डर से। नेक्स्ट एंट्री नंबर 4 कर देते हैं रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। तो कॉल्सी इन एरियर अलॉटमेंट के ऊपर है नहीं, बता ही नहीं रखा क्वेश्चन में, तो फुल अमाउंट ही मिलेगा 60,000। और नरेशन हो जाएगी 4 इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसी तरह से हम एंट्री नंबर करेंगे फिफ्थ एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। और फर्स्ट कॉल की अमाउंट है 2 रुपीज़, तो 2 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 20,000, आंसर आएगा 40,000। लेकिन ये पैसा ड्यू की मांगने की एंट्री है। नरेशन हो जाएगी 4 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री नंबर 6 पैसे आने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल सी एरियर इसके ऊपर भी नहीं बता रखे, यानी पूरा पैसा मिलेगा। और अमाउंट था 40,000। नरेशन हो जाएगी 4 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू नहीं आएगा, रिसीव्ड। ये एंट्री खत्म। नेक्स्ट एंट्री नंबर 7 सेकेंड कॉल, जो हमें बता रखा था क्वेश्चन में, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो सबसे पहले पैसे मांगने की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। और हमने इसकी वैल्यू पहले ही फाइंड आउट कर ली थी 2.5, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 20,000, आंसर वही 50,000। पैसे मांगने की एंट्री है तो एंट्री की नरेशन हो जाएगी 4 इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब पैसे मिलने की एंट्री नंबर 8 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब देखो, अब भी यहीं पे ट्विस्ट है थोड़ा सा कि जो 200 शेयर्स है ना, उसके ऊपर हमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिली, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है नहीं। और फुल्ली सब्सक्राइब में और अंडर सब्सक्रिप्शन में सीधा सा तरीका एप्लीकेबल किया जाता है। कितने शेयर्स थे जिससे पैसा नहीं मिला, 200। कौन सी कॉल नहीं मिली, उसकी मनी से मल्टीप्लाई कर दो। कौन सी कॉल नहीं मिली, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, उसकी अमाउंट कितनी थी, 2.5, इनको मल्टीप्लाई कर लो। ये हो जाएगा 2 दूना 4, 500 रुपये नहीं मिले। और आप मांगते कितना हो, आप मांगते हो ये 50,000, तो 50,000 में से आपको 500 रुपये नहीं मिलेंगे, तो मिलेगा क्या, 49,500। बस नरेशन हो जाएगी इसकी 4 इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, इतना भी लिख सकते हैं। और चाहो तो ये जो ट्विस्ट क्वेश्चन में बना रखा है, आप इसको भी लिख सकते हो, एक्सेप्ट नाम तो दे नहीं रखा, डिफॉल्टर लिख देते हैं, डिफॉल्टर शेयर
who applied for 200 शेयर्स। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही सिंपल लेवल का है। जब आप स्टडी करोगे, शेयर्स के क्वेश्चन पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा किस लेवल के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं आपके बुक के अंदर। और ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन दे दिया है एग्जाम के अंदर, जिससे कि हर कोई क्वेश्चन कर पाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरह से इसमें भी अथवा में एक क्वेश्चन गिवन है, इसको देखते हैं। देखो इसमें गिवन है परिहार लिमिटेड फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर of ₹100 each for non-payment of second and final call of 30 per shares. Out of these 400 shares were reissued. 40 शेयर्स क्या उसमें से रीइशू कर दिए। ₹8 60 के ऊपर टू दिव्यांशु as fully paid. Give necessary journal entries in the books of परिहार लिमिटेड। परिहार लिमिटेड की बुक्स में आपको जर्नल एंट्रीज करनी है फॉरफिटेड की। तो यहाँ लिख देना बुक्स ऑफ परिहार लिमिटेड, फिर वो नीचे फॉर्मेट बना लेना जैसा मैंने बताया। एंट्री करते हैं तो फॉरफिटेड की एंट्री, सबसे पहली बात तो आपको ये जनरल एंट्रीज वगैरह बेसिक वगैरह आना चाहिए ना, तब ये सॉल्यूशन समझ में आएगा। अभी देखो हमारा मेन मकसद है इस पेपर को सॉल्व करना। ये मकसद नहीं है कि मैं आपको बेसिक से चीज़ें सिखा पाऊँ, तो एंट्रीज आपको आनी चाहिए ना। तो एट द टाइम ऑफ फॉरफिटेड एंट्री आपको करनी पड़ेगी ऐसी कंडीशन में। कंडीशन भी 3 होती हैं, प्रीमियम की, डिस्काउंट की। खैर अब तो डिस्काउंट की कंडीशन नहीं बन सकती है, और पार वैल्यू की 2 कंडीशन मान सकते हैं। तो अभी हम एंट्री करते हैं। इसकी एंट्री होती है इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर जो पैसे नहीं मिले, किसके पैसे नहीं मिल रहे हैं, फाइनल कॉल के, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के। कॉल सीनरी लिख देना, तो टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और लास्ट में लिखते हैं टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो क्वेश्चन के अंदर ये चेक कर लो कितने शेयर्स हैं, 500। कितने रुपए हैं, सेकंड कॉल तक कितना रुपए मांगे जा चुके हैं, ₹100, क्योंकि सेकंड कॉल तक पैसा मांग रहे हैं ना। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या हो गई, 50,000। फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने शेयर्स थे, 500। सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने की थी, 30। तो कितना अमाउंट हो गया, ₹15,000। ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर रहता है, तो बचा क्या, ₹35,000। तो शेयर्स फॉरफिटेड की एंट्री है। ठीक है, फॉर फॉरफिटेड ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ, किसका नाम है, क्वेश्चन में नाम गिवन नहीं है ना कि किसके शेयर्स फॉरफिटेड किए हैं, तो नाम गिवन नहीं है तो नाम मत लिखो, नरेशन आप करना है ना, इसलिए मैंने बोल के बता दी है। नेक्स्ट फिर हमें करनी पड़ेगी सेकेंड एंट्री। क्वेश्चन में गिवन है आउट ऑफ दीज 400 शेयर्स वर रीइशूड एट ₹60 पर शेयर टू दिव्यांशु एज फुल्ली पेड अप। 400 शेयर्स रीइशू किए गए, यानी यहाँ तो 500 शेयर्स फॉरफिटेड किए गए, लेकिन उसमें से केवल 400 शेयर्स ही हमने रीइशू किए। तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है फर्म के कंपनी के पास, लेकिन ₹60 के ऊपर ही हम दे पा रहे हैं। शेयर्स तो 100 का था, यानी डिस्काउंट इंक्लूड है। और जब हम रीइशू करते हैं तो डिस्काउंट को डिस्काउंट के नाम से ना लिखे, हमें लिखना पड़ता है फॉरफिटेड शेयर्स के नाम से, अकाउंट डेबिट, और लास्ट में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स थे, 400। कितने पर किए, ₹60 पर, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 40। शेयर्स हो गया 400, मल्टीप्लाई करके लिख दो केवल।
24,000, यहाँ पर आ जाएगा 16,000 और टोटल हो गए 40,000 रुपीज़। ठीक है, तो नरेशन हो जाएगी 4 रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स टू दिव्यांशु, क्योंकि नाम गिवन है। और लास्ट एंट्री हमें करनी पड़ती है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यानी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए। अब देखो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जितने शेयर्स फॉरफिटेड करें उतने ही शेयर्स रीइशू कर दें। जैसे ऐसा मान लो कि 500 शेयर्स हमने फॉरफिटेड किए हैं और 500 ही रीइशू किए हैं, तब हम क्या करते हैं, इस फॉरफिटेड में से इस फॉरफिटेड का अमाउंट माइनस करके इस कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, आप जितने शेयर्स फॉरफिटेड कर रहे हो उतने शेयर्स आप रीइशू नहीं कर रहे हो। ठीक है, यानी आपने शेयर्स फॉरफिटेड किए 500 और रीइशू किए 400, तब आपको कैलकुलेशन इसके लिए करनी पड़ेगी, इसके अमाउंट के लिए ना। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा फॉरफिटेड पर शेयर। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट कितना था, यहाँ लिख लेते हैं नए पेज पे 35,000, और शेयर्स कितने फॉरफिटेड किए 500। देखो 35 में आपको दिखाता हूँ फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट ये रहा। ठीक है, तो 35 में कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, जितने शेयर्स आपने फॉरफिटेड किए। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 70 रुपीज़। इस 70 रुपीज़ में से माइनस करना पड़ेगा डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू। री इशू के टाइम पे डिस्काउंट कितना हो गया 40 रुपीज़, क्योंकि भाई 100 रुपीज़ का शेयर्स था, आप 60 रुपीज़ के ऊपर ही उसको री इशू कर रहे हो, तो बाकी का डिफरेंस क्या हो गया, डिस्काउंट। माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आंसर क्या आया 30, और फिर ये जो आंसर आएगा ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर ऑफ री इशू शेयर से, जो क्या है 400, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 12,000 रुपीज़। यही 12,000 रुपीज़ आप इस एंट्री के सामने लिख देंगे, 12,000 रुपीज़। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मिडिल लेवल का क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत भी आपने सही तरीके से पढ़ाई की तो ये क्वेश्चन फिर बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 अपना हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन 20, और क्वेश्चन नंबर 20 है डिबेंचर का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। रामेश्वर लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट 5% डिस्काउंट विच इज़ पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन, और ये ऑन अलॉटमेंट। अब देखो कितने रुपए का शेयर है 100 का, यानी इनका टोटल क्या बनना चाहिए 100। ठीक है, लेकिन इनका टोटल अभी राइट नाउ क्या बन रहा है, जब हम टोटल करेंगे तो 95 बन रहा है, यानी डिस्काउंट इसके अंदर है। और वो डिस्काउंट हमेशा विदाउट इन्फॉर्मेशन माना किस पे जाता है, अलॉटमेंट के ऊपर, इसके ऊपर माना जाएगा। यानी 65 कैसे बना, ये 65 + 5, यानी ये 70, ये 30, फिर टोटल कितना हो जाएगा 100। ऑल अमाउंट रिसीव्ड एज फॉलोज, गिव जनरल एंट्रीज। ये बिल्कुल नॉर्मल है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ना। तो इसको अपन शुरू करते हैं न्यू पेज से, यहीं से शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर्मेट आपको बना के चलना है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, नरेशन आपको लिखनी है, इसका भी ध्यान रखना है ना। अभी क्लास थोड़ी छोटी हो जाए, है ना, टाइम थोड़ा कम लगे, आप चीज़ें जल्दी समझ पाओ, इसलिए मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ। नरेशन में कुछ बोल के बता देता हूँ, कुछ लिख भी देता हूँ जो हार्ड होती है, तो प्लीज़ आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो सबसे पहली एंट्री हम करते हैं, देखो इसकी एप्लीकेशन की 30 रुपीज़ वाली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने हैं देखो शेयर्स, सॉरी डिबेंचर 20,000, कितने रुपीस मिल रहे हैं 30, तो 20,000 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 6 लाख रुपीस। सिक्स लाख रुपीस है ना। 20,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 फ्री, 3 वाली जीरो और लगा देंगे, 30 वाली जीरो और लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 लाख रुपीस हो जाएगा। फिर इसकी नरेशन लिख देते हैं 4 डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। फिर इस अमाउंट को आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री न्यू पेज पे आ जाएगी। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट था, 9% डिबेंचर अकाउंट, और जो भी अमाउंट था वो अमाउंट रिपीट कर देंगे 6 लाख रुपीस। ये लैक्स को मैं लिख ही देता हूँ, लैक्स। ठीक है, नरेशन हो जाएगी फॉर डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर कैपिटल यूज नहीं करना है, इसका ध्यान रखना। ये नरेशन हो जाएगी, आप लिख देना। फिर बची थी अलॉटमेंट की एंट्री, तो अलॉटमेंट की एंट्री नंबर 3 डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, इसकी परसेंटेज लगाना मत भूलना, टू डिबेंचर अकाउंट। और कितने रुपीज़ हैं, अच्छा डिस्काउंट और ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर लिख देते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और लास्ट में टू 9% डिबेंचर। तो सेम उसी तरह से करना है यहाँ पर भी। यहाँ पर 20,000 को मल्टीप्लाई करना है 65 से, यहाँ पर 20,000 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, क्योंकि डिस्काउंट 5 रुपीज़ था इसका। ठीक है ना, 100 का 5%, 5 रुपीज़ बन गया। तो सॉल्व करेंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हो जाएगा 1 लाख। और फिर हम लिखेंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाई 65। ऐसा लग रहा है मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ हो गई, एक बार चेक करते हैं 6 लाख वाला कि 6 लाख ही आएगा क्या। मल्टीप्लाई करना था 20,000 को 30 से, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है, सही किया है। तो इसी तरह से हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20,000 को 65 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 को मल्टीप्लाई करो इससे, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 की 0 हासिल लगी 1, 6 दूने 12 और 1 13, बाकी की 0 लगा दो, 4 0, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 13 लाख। 13 लाख और ये 1 लाख, टोटल हो जाएगा 14 लाख। नेक्स्ट इसके बाद में हम एंट्री करेंगे पैसे मिलने की नंबर 4 के ऊपर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। तो पैसा कितना मिलेगा, जो सबसे ऊपर लिखा रहता है ना, डिस्काउंट को हटाने के बाद में जो पैसा मिलता है वही आपको लिखना पड़ेगा, और अमाउंट कितना है 13 लाख रुपीस। और इसकी नरेशन हो जाएगी फॉर डिबेंचर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। एक चीज़ गलत हो गई, डिबेंचर अकाउंट है डिबेंचर
अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि पैसा तो ये अलॉटमेंट के ऊपर मिल रहा है इसलिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर डिस्काउंट दे रखा है तो डिस्काउंट अलॉटमेंट के ऊपर ही होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि डिस्काउंट किसके ऊपर है तो। नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसके ऑप्शन में दे रखा है क्वेश्चन, राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर। ये क्वेश्चन नंबर 20 ही है, तो हमें डिफरेंस लिखने हैं और ये डिफरेंस हमें लिखने हैं शेयर्स में और डिबेंचर में। तो सिंपल से डिफरेंस अपन लिख देते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो जब आप डिफरेंस लिखो ना तो इस तरह से लिखना कि सबसे पहले एक में आप लिखो बेसिस, किस आधार पर डिफरेंस कर रहे हो, और फिर किन में डिफरेंस कर रहे हो। जैसे यहाँ हो गया शेयर्स और यहाँ हम लिख देंगे डिबेंचर के बारे में। ठीक है, पीस तो कम पड़ जाएगा, तो बेसिस कोई छोटा सा ले लेते हैं, जैसे नेचर ऑफ कैपिटल। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं नेचर ऑफ कैपिटल। इस चीज़ को अभी मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बीच में डिस्कस भी किया था। तो जो शेयर्स होता है वो पार्ट ऑफ कंपनी शेयर्स कैपिटल होता है, सो इट इज ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। लेकिन ये डिबेंचर कैपिटल का पार्ट नहीं होता। ठीक है, ये पार्ट किसका होता है, लॉन कैपिटल का। इट इज ए पार्ट ऑफ लॉन कैपिटल, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट, फिर इस क्वेश्चन में तो 4 पूछे हैं तो 4 लिखते हैं, ये बेसिस का, फिर एक शेयर्स का और एक डिबेंचर का। वापस से लिख देता हूँ पूरा, बेसिस, ये शेयर्स लिख देंगे और यहाँ पर डिबेंचर लिख देंगे। तो दूसरा डिफरेंस सोचते हैं। एक डिफरेंस ये भी बन सकता है स्टेटस ऑफ होल्डर। स्टेटस ऑफ होल्डर यानी उनका स्टेटस क्या कहलाएगा जिनके पास शेयर्स पड़े हुए हैं या जिनके पास डिबेंचर पड़े हुए हैं। तो जिनके पास शेयर्स पड़े हुए हैं उनका स्टेटस कहलाता है एज ए शेयर होल्डर। ठीक है, और वो कहलाते हैं कंपनी के ऑनर्स। तो ऐसे बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स आर ऑनर्स ऑफ कंपनी। यानी शेयर्स होल्डर जो हैं कंपनी के कौन कहलाएंगे, ऑनर कहलाएंगे। ठीक है, और डिबेंचर होल्डर कहलाते हैं लोन देने वाले, यानी लोन देने वालों को हम लैंडर्स बोलते हैं। डिबेंचर होल्डर आर lenders to the कंपनी। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा डिफरेंस। इसी तरह से तीसरा डिफरेंस कोई छोटा सा लेते हैं। अब देखो, एक अच्छा सा ध्यान आया वोटिंग राइट्स का। तो वोटिंग राइट्स किसको मिले होंगे, जो ऑनर होगा, और ऑनर कौन है, शेयर होल्डर्स। तो जो शेयर्स होल्डर हैं हैविंग वोटिंग राइट्स एंड कैन पार्टिसिपेट इन द कंपनीज मैनेजमेंट, यानी इनको वोटिंग राइट्स होते हैं, हैविंग वोटिंग राइट्स। और चाहो तो ये बात भी लिख देना एंड पार्टिसिपेट इन कंपनीज मैनेजमेंट। जबकि इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता, हैव नो वोटिंग राइट्स। ठीक है, ये हो गया थर्ड डिफरेंस। फिर ऐसे कोई चौथा ले लेते हैं डिफरेंस। चौथा डिफरेंस अपन ले सकते हैं जैसे कि सिक्योरिटी की बेसिस पे, है ना, ये भी एक अच्छा डिफरेंस हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। तो शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड
क्योंकि अगर लॉस हो गया तो लॉस पूरा का पूरा जो ओनर्स हैं उनको ही वहन करना पड़ेगा। तो शेयर्स क्या, शेयर्स में लॉस हो सकता है कितना भी, ठीक है। तो शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड, शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड, क्योंकि जो शेयर्स होल्डर हैं जिन्होंने पैसा लगाया है कंपनी के अंदर, अगर वो शेयर्स होल्डर सही तरीके से रन नहीं कर पाते हैं या कंपनी की डायरेक्टर फर्म को रन नहीं कर पाते हैं और एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है फर्म के अंदर, तो फिर डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्योंकि डिविडेंड मिलता तभी है, कैपिटल में एप्रिसिएशन तभी होगा या शेयर्स कैपिटल में एप्रिसिएशन तभी होगा जब फर्म प्रोग्रेस करे, जब फर्म प्रॉफिट कमाए। और जब फर्म प्रॉफिट नहीं कमा रही तो फिर लॉस हो जाएगा। तो सिक्योर्ड नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। जबकि डिबेंचर क्या होते हैं, सिक्योर्ड माने जाते हैं। तो इट अज्यूम एज यूजली सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन द कंपनीज असेट्स। तो ये क्या होते हैं, डिबेंचर आर सिक्योर्ड बाय कंपनीज असेट्स, यानी जब कंपनी कोई डिबेंचर इशू करती है ना, तभी अपनी असेट्स मॉर्गेज रख देती है इन डिबेंचर होल्डर के पास में। और अगर कंपनी लॉस में चली जाती है तो फिर जो डिबेंचर होल्डर हैं उस कंपनी की एसेट्स को सोल्ड करके अपने पैसे वसूल कर लेते हैं, ठीक है। और अपने पैसे तो वसूल करते ही करते हैं, प्लस इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट भी कंपनी को देना पड़ता है। तो 4 डिफरेंस हो गए। डिफरेंस देखिए बहुत सारे, आपको थोड़ा डाउट चल रहा हो कि डिफरेंस कौन से आपके लिए बेस्ट रहेंगे, तो ये डिफरेंस मेरे हिसाब से तो सही है, बड़े ब्रीफ के अंदर डिफरेंस है। बाकी आप जब नेट पे चेक करेंगे, गूगल पे चेक कीजिएगा, आप जो बुक्स पढ़ते हैं सीबीएसई बोर्ड के हैं आप या आरबीएसई बोर्ड के हैं, तो आप एक बार बुक्स में भी देखिएगा, बुक्स में भी इसी तरह के डिफरेंस, ये 4 डिफरेंस जो मैंने लिखे हैं ये आपको बुक्स में मिलेंगे। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड की बुक देखना या फिर आप आरबीएसई बोर्ड की बुक देखना, आपको कंफर्म मिल जाएंगी ये। तो इस तरह से अपना ये पेपर हुआ कंप्लीट। तो आई होप आपको कई चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं तो प्लीज़ आप कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया होगा, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही।